मेरी कोई बात मुख्यमंत्री को ठीक नहीं लगती है तो वो ठीक कर देते हैं, और मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, सुझाव देना होता है तो मुख्यमंत्री मान लेते हैं। ऐसे है हमारे बीच के संबंध, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर फर्स्ट इंडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच जबरदस्त तालमेल है, और इस खास मौके पर मदन राठौड़ से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। राजस्थान की भजनलाल सरकार को 1 साल हो चुके हैं और इस 1 साल में कई नवाचार हमें देखने को मिले, और राजस्थान की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सत्ता और संगठन के बीच में एक मिसाल कायम की। सबसे बड़ी उपलब्धि रही 7 विधानसभा उपचुनावों में से 5 चुनाव जीतना। एक राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव जीतकर पुराने इतिहास को तोड़ा और नए समीकरणों का आगाज़ किया। राइजिंग राजस्थान, ERCP जैसी बड़ी योजनाओं को धरातल पर लाने की पहल, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आना और एक तरह से एक संदेश देना कि केंद्र और राज्य दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस पूरे 1 साल जो सरकार के हैं उसको देखते हैं। हमारा जो राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें बहुत विकास हुए। जो हमने कहा, जो चुनाव घोषणा पत्र जो हमारा था, उसमें से हमने लगभग 70% घोषणाएं पूरी की है। आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठे, समृद्ध हो, हमारा किसान मजबूत बने, हमारा युवा मजबूत बने, महिलाओं को सम्मान मिले और गरीब का उत्थान करे, इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत काम किए। यूँ समझें तो शुरू से ही वो देश की, राज्य की जनता को किस प्रकार से राहत दे सकें उस दिशा में काम किया। डीजल की रेट्स कम की, पेट्रोल की रेट कम की, गैस के सिलेंडर सस्ते किए, और इसके अलावा किसान सम्मान निधि जिसमें 6,000 तो देश केंद्र सरकार दे रही है और 2,000 रुपये अपनी तरफ से जोड़ा। यही नहीं, हर क्षेत्र में पानी कैसे पहुँचे, पानी उपलब्ध हो, इस दिशा में भी उन्होंने, जैसे ERCP की योजना पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी थी और उसमें भी उन्होंने MOU करवाने में कामयाबी हासिल की। यही नहीं, बिजली की व्यवस्था पहले चरमराई हुई थी, पूरी बिगड़ी हुई थी बिजली की व्यवस्था, और ऐसे ऐसे एग्रीमेंट उन्होंने कर दिए थे पूर्व सरकार ने कि जिस समय बिजली की हमको सख्त ज़रूरत होती है उस समय हमें बिजली लौटानी पड़ी। एग्रीमेंट पहले की सरकार ने किए थे, गलत समय में बिजली लौटाने का उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने निभाया। वो जो एग्रीमेंट के अनुरूप जो लौटानी थी बिजली लौटाई भी, लेकिन हमारे देश की, राज्य की जनता को अभाव में नहीं रहने दिया, चाहे कैसे भी करके खरीदनी पड़ी। कांग्रेस ने कोई उत्पादन नहीं किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्पादन क्षेत्र में भी बहुत काम किए, बिजली उत्पादन में। घर घर अब वो सौर ऊर्जा जो है पैनल्स लगाने की भी बात उन्होंने की है, उसमें भी सब्सिडी देने की घोषणा की, जिससे हम बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इस दिशा में भी उन्होंने काम किया। यही नहीं, किसान की उपज जो है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना था, उन्होंने बढ़ाया ताकि किसान को आय अधिक हो। इस दिशा में भी फिर निर्धारित समय पर खरीद की उत्पादन, जैसे मूंग है, उसका सोयाबीन है, वो जो समय से पहले आ गई थी, तो समय से पहले शुरू करवाने की है ना, 15 दिन पहले शुरू कराने का जो किसानों का आग्रह था उसको भी मान करके और शुरू करवा दिया, खरीद भी पूरी की। इसके अलावा युवाओं को रोज़गार मिले, उस दिशा में देखिए कितनी नौकरियां हैं जो पहले से रिक्त पड़े थे पद, लेकिन कांग्रेस को पता ही नहीं था कि वो इतने पद रिक्त पड़े। अधिकारियों को लगा करके उसकी छानबीन कराई और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया। कैलेंडर जारी किया टाइम बाउंड कि कैसे कैसे उनको नौकरी मिलेगी, ये भी उन्होंने किया। पहले पेपर लीक हुआ करते थे, उसके लिए इन्होंने SIT का गठन किया और
लगभग पौने 200 लोगों को 179 लगभग इतने लोगों को तो जो अपराधी थे, दोषी थे, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, उनको गिरफ्तार किया। अब किसी भी प्रकार से पेपर लीक नहीं होने देंगे। इसके लिए कानून में कड़े प्रावधान की, कठोर दंड के प्रावधान विधानसभा में भी उन्होंने पारित कराए। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान का काम उन्होंने किया। पहले वो जापान और कोरिया गए थे, उसके बाद में यूके में गए, वहाँ से प्रतिनिधिमंडल यहाँ भी आया, हमारे वहाँ भी प्रतिनिधिमंडल गए, और फिर यहाँ राइजिंग राजस्थान का 9, 10, 11 दिसंबर को आयोजन रखा। उस 9 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आए और उन्होंने प्रोत्साहित किया, और एग्रीमेंट हुए लगभग 35 लाख करोड़ के। और यही नहीं, इसके अलावा देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जोधपुर में और युवा सम्मेलन किया, और युवकों को किस प्रकार से और मजबूती दे सकते हैं, नौकरी देना, रोज़गार देना, उनको प्रोत्साहित करना। वहाँ उन्होंने खुद ने सर्टिफिकेट्स दिए। किसानों के लिए उन्होंने अजमेर में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें किसानों को बहुत कुछ यानी सर्टिफिकेट्स भी देना, उनको लोन देना, उनको उपकरण देना, ये सब काम उन्होंने किया। महिलाओं के लिए उदयपुर में किया, जिसमें ड्रोन दीदी यानी लखपति दीदी ऐसे भी आयोजन किए, जिसमें महिलाओं को वहाँ मौके पर और लाभान्वित किया। ऐसे ही यहाँ 15 दिसंबर को यहाँ पर दिव्यांगजनों को, और यहाँ जो गौशाला है पांजरापोल गौशाला, उसमें बड़े आयोजन किए, और उसमें उन लोगों को जिसको पैर की ज़रूरत है उसको पैर देना, जिसको कोई ट्राईसाइकिल चाहिए तो सैकड़ों ट्राईसाइकिल्स देना। यही नहीं, यानी किसको कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के लिए और राहत देने का काम जो किया, वो एक दृश्य भी बड़ा कारुणिक दृश्य था कि उन लोगों को लगा कि हमारी कोई सुध तो ले रहा है, ये लिया। पुलिस के वाहन जो पुराने हो चुके, उनको साधन से चाक चौबंद करना बहुत ज़रूरी समझते थे, तो उनको नए वाहन भी दिए। ऐसे ही एम्बुलेंसेज दी, ऐसे ही स्कूटी दी, कालीबाई योजना एक नई घोषणा करके, और महिला पुलिस कर्मियों को और स्कूटी देना, यानी साधन अच्छे दे करके तभी कानून व्यवस्था का पालन सही ढंग से करवाया जा सकता है। किसी अपराधी को पकड़ना, अपराध की रोकथाम के लिए निगरानी रखने में, पीछा करने में साधन चाहिए, तो उससे और उन सब को और मजबूत किया। ऐसे कई काम किए, इतने काम हैं। फिर 17 तारीख को हमने यहाँ पर एक आयोजन रखा, जिसमें दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए। ये पहला अवसर है कि एक सप्ताह, एक पखवाड़े के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री जी आ जाएं और लाखों की संख्या में लोग आकर के उनका अभिवादन करें, उनका सम्मान करें। तो मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। ERCP बड़ी योजना जिसको धरातल पर लाने का काम भागीरथ प्रयास मदन लाल शर्मा ने किए, प्रधानमंत्री भी आए। ERCP जो है, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट जो है, उसको धरातल पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और देश के जल शक्ति मंत्री के साथ मिलकर के एग्रीमेंट किया, और उसका एग्रीमेंट वहाँ 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में आदान प्रदान हुआ। ये 16 जिले राजस्थान के लाभान्वित होंगे। ऐसे ही हरियाणा में हमारी योजना अटकी पड़ी है वर्षों से। 1992 में भैरव सिंह जी ने जो यमुना जल समझौता, हाँ, वो अटका पड़ा था, तो वो भी मूर्त रूप में अब आएगा, उसके लिए भी प्रयास जारी है। WRCP की भी प्लानिंग चल रही है। नरेंद्र भाई ने खुद ने ये बात कही, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो नर्मदा का पानी हमारे सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक लेकर के आए, वो नहर का निर्माण किया, और बहुत चौड़ी नहर, जिससे हमारे, आप तो जानते WRCP के पहले जो नर्मदा का पानी आया, अब इसमें किस तरह से आगे काम होगा, क्योंकि जवाई को भरना जाना है।
जवाई पुनर्भरण के लिए हमारी जो पहले की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 6,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था जवाई पुनर्भरण के लिए। कोटना में 4 डैम बनने थे उदयपुर ज़िले के अंदर, जहां पहाड़ों में और साबरमती बेसिन का पानी, यानी साबरमती जो बनती है वो 8,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन में पानी जो आता है उससे बह करके बनकर पानी जाता है गुजरात में। तो गुजरात में बाढ़ की स्थिति बनती थी, क्योंकि ये 12मासी नदी नहीं है। तो जब एक साथ बाढ़ आती है तो वो नुकसान होता है गुजरात में। तो उस पानी को 4 डैम में रोक करके हम जवाई बांध में लाना चाहते थे। राजस्थान की सीमा का 4,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का पानी, बाकी गुजरात में तो ये साबरमती का पानी गुजरात जाता ही जाता है। तो एक साथ वहाँ बाढ़ नहीं बने, उस पानी को हम रोक करके जवाई बांध में लेकर के आ सके, इसके लिए 6,000 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत किया था। उन्होंने 6 रुपया नहीं लगाया कांग्रेस ने। फिर हमारी सरकार आई और 3,000 करोड़ रुपया तुरंत दे दिया और उसका एग्रीमेंट भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और अब काम उस पर भी शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी पश्चिमी राजस्थान को मिलेगा ही मिलेगा। एक बड़ी उपलब्धि 7 विधानसभा उपचुनाव में 5 भारतीय जनता पार्टी का जीतना, सत्ता संगठन ने मिलकर जो ताकत दिखाई, क्योंकि ये क्रेडिट मुख्यमंत्री के फेस को जाता है और सारथी के रूप में मदन राठौड़ को जाता है। वास्तव में ये तो मुख्यमंत्री जी का काम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ता रहे और मुख्यमंत्री जी कई बार महामंत्री तक रहे, 4 बार। तो वो नस नस से वाकिफ है। मैं तो सहयोगी के नाते काम करता ही हूँ, बाकी मुख्यमंत्री जी ने अपनी महती भूमिका निभाई। आप लंबे समय से राजनीति में विधायक भी रहे, क्या पुराने मुख्यमंत्रियों से भजनलाल शर्मा किस मायने में आपको अलग दिखे? पहली बार वो विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री जैसे पद पर पहुंचना, राजस्थान में और किसी भी विधायक को ऐसा संभावना या ऐसी ताकत नहीं मिली जो भजनलाल शर्मा को मिली। नहीं, देखिए, राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत रहे, बहुत तगड़े नेता रहे, कण कण से वो वाकिफ थे, प्रत्येक कार्यकर्ता को नाम से पहचानते थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि भैरव सिंह जी शेखावत जैसा राजस्थान में मुख्यमंत्री मिला। वसुंधरा जी की भी अपनी एक अलग शैली थी, काम करने का एक तरीका था, प्रशासनिक पकड़ मजबूत थी और जैसे एक परिवार को कैसे संभाल के चलना चाहिए वैसे वसुंधरा जी ने भी राजस्थान को संभाला संवारा। भजनलाल जी की अपनी एक छवि है। भजनलाल जी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए निकले हैं, तो हर कार्यकर्ता को वो पहचानते हैं। सर्वाधिक कार्यकर्ता नाम से पहचानते हैं, कहाँ क्या आवश्यकता है वो पहचानते हैं और बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जन सेवक हैं, वो जन सेवक बन करके काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। केवल सत्ता प्राप्त करके और शासक बन करके इठलाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सेवक बन करके काम करना, इसीलिए अपनी अलग पहचान है सबकी। क्या नए साल में किन नवाचारों के साथ बीजेपी संगठन आगे बढ़ेगा? क्या आप पूरी तरह एक सकारात्मक भूमिका मुख्यमंत्री के साथ निभाएंगी? सत्ता और संगठन किस तरह मिलकर चलेंगे? देखिए, हम मिल के चलेंगे और हम मिल के इसलिए चलेंगे कि कोई मैं मन बना के जाता हूँ और मुख्यमंत्री जी को लगता है इसमें सुधार करना चाहिए और वो मुझे कहते हैं ये ठीक नहीं है, तो मैं तुरंत मानने के लिए तैयार हूँ। और वो यदि कोई मन बना के बैठे हैं और मैं बैठ करके बात करूं कि साहब ये नहीं, इससे ये ज़्यादा ठीक है, तो वो मानने को तैयार है। जब हमारी इतनी आपस में समझ है तो हम तो मिलके ही चलेंगे, मिलजुल के ही काम करेंगे। पहली बार ऐसा भी नज़र आया कि प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से राजस्थान के प्रति एक अलग तरह का प्रेम दिखा इस बीजेपी सरकार में, आपसे लंबी चर्चाएं उनकी हुई अभी हाल ही में, वसुंधरा जी से भी वो मिले, किस तरह से देखते हैं? 2 बार राजस्थान में आए। देखिए, हमारे परिवार के मुखिया की सरल हृदयता है, कितना सरल स्वभाव, सरल भाव, आत्मिक भाव, प्यार कि हमें 2 बार यहाँ आकर के आशीर्वाद दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो इसको बहुत प्यार मानता हूँ, बहुत अधिक स्नेह मानता हूँ। उनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात। नए साल से पहले
बीते साल में, ये भी हाल ही में कुछ दिनों में लगातार कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर प्रदर्शन की एक तरह से बाढ़ ला दी। तेज़ी से उनके अग्रिम संगठन प्रदर्शन करने लग गए। गोविंद डोटासरा राग अलाप रहे हैं, अपने दमखम दिखा रहे हैं। सचिन पायलट अपनी अलग यात्राएं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका अपना अलग नज़रिया है। किस तरह से राजस्थान में आप विपक्ष को देखते हैं? देखिए, विपक्ष तो देखो आज की नई बात नहीं है, उनके स्वभाव में है। वो कभी दूसरे का उत्कर्ष देख नहीं सकते, उनको बर्दाश्त नहीं होता। और यही कारण है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री को बहुत प्रताड़ित करते थे और फिर दोनों होटलों में अलग अलग खेमे बंदी में भी रहे। वो मिलजुल के वो रह नहीं सकते। इसलिए आज भी चाहे कोई भी नेता हो, वो दूसरे का उत्कर्ष नहीं देखना चाहता। उनमें समन्वय नहीं है, उनमें अति महत्वाकांक्षा है। उनमें यह है कि हम जल्दी से जल्दी शासक बन जाएं और हमारे रोड़ा जो आने वाला है उसको साफ करो, ये उनमें भाव है। सहयोगात्मक भाव उनमें नहीं है, क्योंकि ये संस्कारों से आता है। ये कोई मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता। ये स्वयं में संस्कार ऐसे होने चाहिए कि साथ मिल कर के यदि काम करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा हासिल करेंगे। लेकिन वो कि मैं ही हासिल करूं, दूसरे को तो यहीं रहने दो, उसको जड़ मत पकड़ने दो, उनके पैर मजबूत मत होने दो, ये उन लोगों में भाव है। ऐसा तो नहीं कहीं कि गोविंद डोटासरा को हटाने का कोई षड्यंत्र कांग्रेस में चल रहा हो? ये देखिए, वहाँ तो शुरू से ही था। इंदिरा जी जो थी तो रोजाना निकाल के किसी नेता की देखते थे कि जड़ें तो नहीं पकड़ रहा है। थोड़ी सी जड़ पकड़ने लगा, उसको एक तरफ फेंक दिया। चाहे माधवराव सिंधिया हो, चाहे राजेश पायलट हो, चाहे सीताराम केसरी हो, या उनके यहाँ तक कि ये अपने सोमनाथ चटर्जी हो या कोई भी हो, तो वो किसी को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। मतलब ना राजीव जी ने बढ़ने दिया, ना किसी भी नेता को कांग्रेस। अब ये कांग्रेस तो आज भी कई नेता हैं जो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी कि वो राहुल जी को मानना पड़ रहा है। जब हम आपस में मिलते हैं तो वो कई प्रकार की बातें हमसे करते हैं। राज्यसभा में जब मिलते हैं तो कई प्रकार की खुल के बातें भी करते हैं, लेकिन मजबूरी है कि उनके साथ बंधा रहना पड़ता है। तो आपकी शैली ये देखी मैंने अभी तक कि आपने राजस्थान के बीजेपी के नेताओं को एक जाजम पर रखा। मन भेद अलग हो सकते हैं, लेकिन समभाव आपने पैदा किया। ये हमारे संस्कार हैं। हमको इसी प्रकार के संस्कार मिले हैं कि आपस में प्रेम से तालमेल बना करके रहो। और मैं फिर निवेदन करूंगा कि उनकी अच्छी बातों को स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताएं तो है ही है। प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण है, लेकिन किस दिशा में विलक्षण है वो प्राप्त करके और उस दिशा में उनको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये हम लोग कर रहे हैं, हम आपस में मिलजुल के कर रहे हैं। संगठन के सदस्यों की भी ताकत बढ़ी है। सदस्यता अभियान में शुरुआत में थोड़ी सी कछुआ चाल थी, लेकिन बाद में आपने तेजी दिखाई और एक सम्मानजनक स्थिति में आ गए। मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की है और संगठन को सुदृढ़ किया है, उनका बहुत बहुत सम्मान है, उनका एहसान है पार्टी पर। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अलग राग अलग दिशा में चलते हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर केवलाल मीणा, तो क्या लगता है अब सब चीज़ें ठीक हो गई? हालांकि दौसा का एक दुखद रिजल्ट उनके लिए रहा होगा, लेकिन जिस तरह अब वो राइजिंग राजस्थान में भी वो पूरी तरह सक्रिय दिखे सरकार के मोर्चे पर और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी मंच पर नजर आए। वो तो रहेंगे, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समझदार हैं। दुख तो होता है, कोई सीट हारना, भाई हार जाए, दुख तो होता ही होता है। उसमें कोई मानव स्वभाव है दुखी होना, लेकिन वो संगठन के प्रति समर्पित है, संगठन निष्ठ है, साथ मिलके काम करेंगे, कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अनुशासन में रहेंगे। पुराने बड़े सीनियर्स को जिनका उपयोग पार्टी में लिया जा सकता है, सरकार में लिया जा सकता है, किस तरह से उनको आप जोड़ने का काम करेंगे? किस तरह के सुझाव सरकार के समक्ष रखेंगे? ये देखिए, वैसे मुख्यमंत्री जी का अपना विवेकाधीन विशेषाधिकार है। इसमें यदि कोई बात पूछी तो हम बताएंगे, अदरवाइज वो खुद अपना निर्णय लेते हैं। फिर भी कहा जा सकता है कई नेताओं ने इन चुनाव में बड़ा अच्छा काम किया। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पूरी ताकत लगाई है।
कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो हो सकता है कि पहली बार में मंत्री नहीं बन पाए हों, लेकिन अब वो एक अपनी क्षमताओं के हिसाब से दावा रख सकते हैं आने की उनकी स्थिति। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, कोई देखो, महत्वाकांक्षाएं होती है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, लेकिन हम सब समझ रहे हैं कि यहाँ निर्णय सामूहिक होता है, सब बैठ के फैसला करते हैं। आज कोई सत्ता में यदि मान लो मंत्री नहीं भी है और केवल विधायक है तो भी वो सत्ता का भागीदार है, सत्ता बराबर है उसके लिए भी, उसका भी उतना ही महत्व है जितना किसी मंत्री का महत्व है, और संगठन के व्यक्ति का भी उतना ही महत्व है जितना कोई विधायक का महत्व है। इसलिए हम सब लोग कभी किसी दूसरे को काटने का नहीं करते, साथ में जुड़ने का काम करते हैं, और सब हम मिलकर के सरकार को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, जन सेवा करने में। अब जन सेवा के लिए कौन किस तरीके से करे, वो अपना अलग स्टाइल हो सकता है, अलग काम करने का तरीका हो सकता है। बाकी सबको कोई मंत्री नहीं बनाया जा सकता, ये सभी जानते हैं, सबको विधायक नहीं बनाया जा सकता, ये सभी जानते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी है वो संतुष्ट है, वो मिल कर के काम कर रहा है। आखिरी सवाल, 1 साल सरकार के संक्षेप में आप इस सरकार को क्या कहेंगे, कितने नंबर आप अपनी तरफ से देंगे? मैं पूरे नंबर दूंगा। सरकार सफल है, बिल्कुल सफल है, और जो काम करने चाहिए थे वो किए और करेंगे। क्योंकि ये सवाल उठे थे कि पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन रहा है, कई शंकाएं थी लोगों के मनों में, निर्मूल हो गई, शंकाएं निर्मूल हो गई, सफल। पूरे 100 में से 100 नंबर देकर मदन राठौड़ ने अपनी सरकार का 1 साल में हौसला बढ़ाया है और भजनलाल शर्मा की सरकार के प्रति एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया है। हमारा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।